हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आप सबका मेरे YouTube चैनल इग्निशन क्लासेस वीडियो में स्वागत है। तो आज अप्लाइड मैकेनिक्स की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ आई सेक्शन। मींस अभी तक मैंने आपको सिखाया है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, सेंट्रोइड्स क्या होते हैं, सेंटर ऑफ एरियाज क्या होते हैं, उनको निकालने का हमारे पास फॉर्मूलाज क्या है, जिसके बिहाफ पे मैंने कुछ डेरिवेशन की है, जिसमें आपको 2 वीडियोस बनाई है, जिसमें हमने एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल के देखी है किस रेक्टेंगल की, कि अगर हमारे पास कोई भी रेक्टेंगुलर लेमिना है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर लाई करता है, सेंट्रोइड कहां पर लाई करता है। उसके बाद हमने सीखा है कि अगर हमारे पास कोई भी ट्रायंगुलर शेप है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रोइड कहां पर लाई करता है। इस चीज को करने के बाद अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी आई सेक्शन है, अगर आई सेक्शन आ जाता है तो, या आई टाइप की कोई लेमिना है, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर लाई करेगा, आज उस पर हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बच्चों कभी भी डेरिवेशन आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं रेक्टेंगुलर के और ट्रायंगुलर के, लेकिन आई सेक्शन और टी सेक्शन और एल सेक्शन एक ऐसा फिगर है जिस पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी का न्यूमेरिकल आपके पास आएगा ही आएगा। तो जितने भी अभी तक क्वेश्चन होते हैं या जितने भी अभी तक पेपर में देखा गया है उसमें ज्यादातर आई सेक्शन या टी सेक्शन पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा आए हैं। तो इसलिए आज का क्वेश्चन जो करा रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको बहुत ध्यान से समझना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आई सेक्शन का जो सेंट्रोइड है वो किस पॉइंट पर लाई करता है। कोई आई सेक्शन दिया गया है, क्या करना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ आई सेक्शन। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कह सकते हैं या सेंट्रोइड, क्योंकि ये क्या है, एक 2D फिगर है, तो इसलिए इसका क्या निकालेंगे, इसका सेंट्रोइड निकालेंगे, सेंटर ऑफ एरिया निकालेंगे। इसलिए मैंने लिख दिया सेंटर ऑफ ग्रेविटी, लेकिन क्वेश्चन आ सकता है सेंट्रोइड, फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ द आई सेक्शन, और यही आएगा। ठीक है, तो चलिए मैं कर ही देता हूं, कभी बच्चे कंफ्यूजन हो जाए। तो क्या कहलाएगा ये, सेंट्रोइड। तो हमें क्या निकालना है, सेंट्रोइड निकालना है, किसका, आई सेक्शन का। तो इस तरीके से आपके सामने एक फिगर आएगी, डायमेंशंस दी होंगी और आपको क्या करना है, सेंट्रोइड निकालना है। अब एक बात ये आती है कि बच्चों सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रोइड होता क्या है। तो हमें ये देखना है कि जो ये बॉडी है इसका जो कंप्लीट वेट है या कंप्लीट एरिया है वो किस पॉइंट पर लाई करेगा। तो हम 2 एक्सिस निकालते हैं। क्या, मैंने एक एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूं इस तरीके से, आपको भी ऐसे ही करना है। ठीक है, हमेशा कॉर्नर से स्टार्ट करना। तो ये हो जाएगी एक्स एक्सिस और ये कहलाएगी वाई एक्सिस। तो हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से। जैसे ये है कैपिटल जी। तो मुझे ये देखना है कि इस पूरी बॉडी का जो वेट है, वो एक पॉइंट पर लाई करेगा, जिसे क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो मुझे ये देखना है कि ये जो जी पॉइंट है ये इस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है और ये एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है, ये मुझे चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 10 mm लिखा हुआ है, मैं ये कहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ, ताकि दिक्कत ना हो। तो मुझे क्या करना क्या है, मुझे ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस पूरी बॉडी का कंप्लीट ये देखना है कि जो वेट है वो एक पॉइंट पर लाई करेगा, जैसे जी बोलेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलेंगे। और ये देखना है कि ये जो जी पॉइंट है ये कहां पर आ रहा है, ये वाई एक्सिस से कितनी दूर है और इस एक्स एक्सिस से कितनी ऊपर है। बात समझ में आ गई, ये हमें करना है। अब मैं कंप्लीट बॉडी का एक साथ नहीं निकाल सकता क्योंकि मेरे पास कोई फॉर्मूला ऐसा है ही नहीं, या है कोई भी फॉर्मूला हमारे पास ऐसा है ही नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसमें बॉडी को ब्रेक करना होगा। हमारे पास जो फिगर आएगी वो आएगी इस तरीके से बच्चे, हमारे पास जो फिगर आएगी वो इस तरीके से आनी है। ओके, कंफ्यूज मत होना, फिगर इस तरीके से आएगी, बिल्कुल एग्जैक्ट बता दी मैंने कैसे आनी है। ठीक है, इस तरीके से फिगर आएगी। अब हमारे पास जो ये फिगर है, हमें इसको अब हमें नहीं पता ना, हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो कंप्लीट बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बता सके। हमें तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला पता है, ट्रायंगल का पता है और या सर्किल का पता होता है। तो हमें उनमें से ही किसी एक का फॉर्मूले का यूज करके इसको हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, अब हमें पहचानना होगा क्या, मैंने ध्यान से देखा तो मुझे लगा कि यार ये रेक्टेंगल बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं रेक्टेंगल, अगर मैं इस लाइन को इससे मिला दूं तो ये एक रेक्टेंगल बन गया ऊपर। तो मैंने ये मान लिया रेक्टेंगल नंबर 1। इसी तरीके से जब अगर मैं इस लाइन को इससे मिला देता हूं तो ये रेक्टेंगल नंबर बन गया 2 और ये रेक्टेंगल नंबर 3 बना या नहीं। तो इस तरीके से नंबरिंग कर लेना, आप यहाँ 1 मान सकते हो, 2 यहाँ मान सकते हो, 3 यहाँ मान सकते हो, अपनी चॉइस है, कैसे भी मान सकते हो। अब ये 3 रेक्टेंगल बन गए, हमारे पास 3 रेक्टेंगल्स आ गए। मैं रेक्टेंगल का फॉर्मूला जानता हूं तो मैं कहीं ना कहीं सोल्व कर सकता हूं। क्या होता है रेक्टेंगल का फॉर्मूला, मैंने मान लिया कि ये जो रेक्टेंगल 1 है इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है G1, ठीक है, स्मॉल में मानेंगे। क्यों, क्योंकि अब मैंने बॉडी ब्रेक कर दी, ये पहली बॉडी बन गई, ये दूसरी बॉडी, ये तीसरी बॉडी। अब मैं तीनों बॉडी को आखिरी में ऐड कर दूंगा तो क्या बन जाएगी, कंप्लीट बॉडी। बात समझ में आ रही है। तो हमने इसको जी मान लिया, तो मैंने कहा कि ये जो जी है भाई ये इस वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है, x1 की डिस्टेंस पर है। मैंने मान लिया, मानने में क्या जा रहा है। और इसी तरीके से मैंने कहा कि ये जो G1 है ये इस x एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है, y1, क्योंकि 1 है तो मैंने इसलिए 1 1 मान लिया। इसी तरीके से मैंने एक पॉइंट इसका भी लिया भाई,
बॉडी 2 का, और कहा कि मैंने जो बॉडी 2 है इसका जो ये पॉइंट है ये इस y एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है, x2, और इसी तरीके से ये नीचे y एक्सिस से कितनी x एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है, y2, मान सकता हूं। इसी तरीके से मैंने इसका भी एक पॉइंट लिया कि भाई इसका ये पॉइंट का नाम दे दो G2, मैंने कहा ये G3, ये किसका है, G3, कि मैंने कहा ये जो G3 पॉइंट है ये यहाँ से y एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है, x3, और यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर है, y3। G1 G2 G3 है क्या, G1 क्या है, ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है किसकी, बॉडी 1 की, ये हमें पता है, रेक्टेंगल का हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाली है, हमें पता है, इसका फॉर्मूला लगा के हम यहाँ से निकाल सकते हैं। इसी तरीके से ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है किसकी, बॉडी 2 की, और ये मैंने मान लिया कि भाई इस बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है कहां पर लाई कर रहा है, यहाँ G3 पर लाई कर रहा है, इस पॉइंट पर, और ये पॉइंट जो है ये y एक्सिस से x3 डिस्टेंस पर है और x एक्सिस से y3 की डिस्टेंस पर है। बात समझ में आ गई, इतना हमारे पास आ गया। अब हमारे पास फॉर्मूला देखते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, तो COG अबाउट y एक्सिस। बच्चों y एक्सिस के अबाउट अगर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते हैं रेक्टेंगल की बात चल रही है, तो फॉर्मूला क्या होता था, फॉर्मूला होता था x बार इज इक्वल टू एरिया 1 x1 एरिया 2 x2 डॉट 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 अपॉन एरिया 1 एरिया 2, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है। इसी तरीके से सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसके अबाउट, x एक्सिस के अबाउट अबाउट x एक्सिस, तो x एक्सिस के अबाउट क्या होता था कि y बार इज इक्वल टू a1 y1 a2 y2 डॉट 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 और अपॉन a1 प्लस a2, और आगे तक चलते रहेंगे। कब तक चलते रहेंगे, जितनी बॉडी होगी उतने हम लिखेंगे। जैसे यहाँ पे कितनी बॉडी है, 3 बॉडीज हैं, तो a1 a2 a3 3 तक रोकेंगे। ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब मैं अगर ये फॉर्मूला लगाना है, ये मैंने बच्चों फॉर्मूला आपको सिखाया है रेक्टेंगल में, जब मैंने रेक्टेंगल का डेरिवेशन कराया है, तो अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे रेक्टेंगल वीडियो देखना, वहां से आप समझ जाएंगे कि रेक्टेंगल का एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है। ओके, चलिए अब हमें क्या करना चाहिए, हमें a1 चाहिए और x1 की वैल्यू चाहिए होगी और y1 की, तभी तो मैं यहाँ वैल्यू पुट करूंगा तभी तो आंसर आएगा। तो हमें क्या चाहिए है, a1 x1 और y1। तो चलो स्टार्ट करते हैं, जैसे जैसे पैटर्न बच्चों बता रहा हूँ वैसे वैसे करना। सबसे पहले आपने ये डायग्राम में ये पॉइंट दिखाने हैं, तो पॉइंट हमने दिखा दिया कि पहले बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है मान लेता हूँ G1 पे लाई कर रहा है, और ये G1 जो है ये y एक्सिस से x1 की डिस्टेंस पर है और x एक्सिस से y1 की डिस्टेंस पर है। इसी तरीके से हमने इस दूसरी बॉडी का जो ग्रेविटी है हमने दिखा दिया कि भाई इसका सेंटर ऑफ पॉइंट जो है सेंट्रोइड पॉइंट G2 है, और ये जो G2 पॉइंट है ये y एक्सिस से x2 की डिस्टेंस पर है और x एक्सिस से y2 की डिस्टेंस पर है। इसी तरीके से हमने तीसरी बॉडी जो है रेक्टेंगल की ये भी दिखाई कि भाई जो G3 है इस पर इस बॉडी का वेट लाई कर रहा है, और ये जो G3 है ये y एक्सिस से x3 की डिस्टेंस पर है और x एक्सिस से y3 की डिस्टेंस पर है। क्लियर है। अब हमें देखो स्टेप क्या क्या करने हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले निकालेंगे हम फॉर बॉडी 1, यहाँ लिख देंगे फॉर बॉडी 1, बॉडी 1 लिख लो, पर लेकिन हमें साफ दिखाई दे रहा है कि रेक्टेंगल है, तो आप रेक्टेंगल भी लिख सकते हो, फॉर रेक्टेंगल फर्स्ट, ठीक है, रेक्टेंगल फर्स्ट के लिए। अगर रेक्टेंगल इस पहले वाली बॉडी के लिए ले रहा हूं तो हम पहले क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया 1 a1 इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ इनटू विड्थ। a1 क्यों लिखा है, क्योंकि पहली बॉडी है, तो इसलिए सब चीजें 1 1 में चल रही है, तो इसलिए मैंने एरिया 1 लिखा। ओके, तो एरिया 1 इनटू इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ। एरिया 1 लेंथ, इस रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है, लेंथ है बच्चों ये लेंथ, यही तो होती है x एक्सिस वाली, तो कितनी है 80 mm, कितना आ गया 80 इनटू b, चौड़ाई कितनी है, विड्थ कितनी है 20 mm, तो विड्थ कितनी आ गई 20। तो यहाँ से एरिया 1 कितना आ गया 8 2 1600, और ये भी mm में है ये भी mm में है, तो mm का क्या आ गया स्क्वायर। एरिया किस में आता है, स्क्वायर में आता है, पता चल गया। उसके बाद हमें पता है x1, मैंने x1 का फॉर्मूला लिखवाया था, क्योंकि 1 क्यों लिखा है, क्योंकि बॉडी 1 की बात चल रही है, वरना x लिखता। हमें पता है कि जो रेक्टेंगल होता है उसका जो सेंट्रोइड होता है x1 वो क्या होता है, वो होता है b/2। ये फॉर्मूला बच्चों मैंने डेरिवेशन में सिखाया है, तो ये यहाँ नहीं बता सकता हूँ। अगर आपको नहीं पता है फॉर्मूला तो आप रेक्टेंगल की वीडियो देखना, वहां से आपको पता चलेगा कि फॉर्मूला ये कैसे होता है, क्योंकि हमने वो डेरिवेशन किया था, क्यों किया था, इस फॉर्मूले के लिए ही। हमें लास्ट में ये वैल्यू निकाली थी, क्यों कि भाई हमें ये देखना था कि इस रेक्टेंगल का जो सेंट्रोइड होता है वो कहाँ पे लाई करता है। तो रेक्टेंगल, सिर्फ रेक्टेंगल की बात कर रहा हूँ, तो जो रेक्टेंगल का जो सेंट्रोइड होता है
वो b/2 की डिस्टेंस पर होता है। b का मतलब ये चौड़ाई जो कितनी लेंथ कितनी है 80 mm, तो कहां पर आएगा 40 mm पे, ठीक है। और इसी तरीके से हमने सीखा था उसमें कि y1 कहां लाई करता है, y1 लाई करता है d/2 पर, यानी कि इसकी डेप्थ के आधे पर। बात समझ में आ गई। तो चलिए अब मैं यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई किया, तो हमारे पास b लेंथ कितनी है 80 mm, तो यहाँ कितना आ गया 80 डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब हमारे पास x1 कितना आ गया 40 mm, क्योंकि डिस्टेंस किस में चलती है मीटर में mm में, तो क्या mm में दे रखा है तो m। अब आते हैं y1 कैसे निकलेगा, y1 का फॉर्मूला था d/2। d कितना है, डेप्थ कितनी है, गहराई कितनी है 20, चौड़ाई कितनी है 20, तो कितना आ गया 20/2। ओके y1। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत कहां आती है कि थोड़ा सही करके लिख लेते हैं, फॉर्मूला तो ये सही है नहीं, हमें क्या लेना है, हमने अभी अभी लिखा भी था समझा भी है कि जो ये x1 है क्या है, कि भाई ये जो पॉइंट है जो ग्रेविटी का सेंट्रोइड पॉइंट जो है ये y एक्सिस से कितनी दूर है, तो y से टच करना है नहीं। उसके बाद हमने देखा था कि जो y1 है, y1 कौन सी डिस्टेंस है, कि भाई ये जो g1 है, ये जो सेंट्रोइड पॉइंट है ये x एक्सिस से कितनी दूर है। बात समझ में आ रही है, x एक्सिस से कितनी दूर है। तो हमें जो ये x1 और y1 जो लेने होते हैं ये कहां से लेते हैं, एक्सिस से टच करके लेते हैं। बिल्कुल जो पॉइंट आपने माना है उस पॉइंट की डिस्टेंस कहां से लेते हैं, एक्सिस से टच करके लेनी है, बिल्कुल एक्सिस से लेनी है। तो मैंने जब x1 निकाला तो x1 कितना है b/2, कितना है 80 का आधा कितना आ गया 40। तो बच्चों देखो ये 80 जो है ये ऑलरेडी टच है, यानी कि जो 40 आएगी वो डिस्टेंस कहां से आएगी, यहाँ से y एक्सिस से शुरू हुई और g पे खत्म हुई, तो y एक्सिस को टच कर रही है, तो ये तो सही है। अब आते हैं y1 पे, y1 क्या है d/2। y1 का मतलब d/2 का मतलब क्या है कि रेक्टेंगल कौन सा लिया हमने, पहला वाला, तो d कितना है सिर्फ इतना है 20। तो हमने जब लिखा यहाँ पे फॉर्मूले में तो हमने लिख दिया 20 डिवाइडेड बाय 2। अगर इस फॉर्मूले का अकॉर्डिंग देखें तो कितना आ जाएगा 10 आना चाहिए, है ना। इसके अकॉर्डिंग देखें तो कितना आ गया 10 mm आ गया। लेकिन 10 mm कौन सी डिस्टेंस आई है, 10 mm आई है भाई, ये 20 था, 20 का आधा हो गया कितना 10, तो इसका मतलब इतनी डिस्टेंस आई है सिर्फ हमारे पास, इतनी तो आई है। लेकिन हमें चाहिए कहां से थी, इस एक्सिस से, हमें चाहिए है एक्स एक्सिस से। वाई से तो आ गई थी बिल्कुल टच करके, लेकिन क्या इसने एक्स एक्सिस को टच किया, नहीं। हमें डिस्टेंस चाहिए कि यहां से इस एक्स एक्सिस से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस, लेकिन मेरे पास अभी कौन सी आई है, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग d/2 लगाने पर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहां से लेकर और यहां तक की डिस्टेंस को इसमें ऐड करना पड़ेगा। ये थोड़ा ध्यान वाली बात है, ठीक है, जल्दबाजी में गलती हो जाती है। क्या करना है, हमें यहां से इस एक्स एक्सिस से लेकर और इस रेक्टेंगल के कॉर्नर तक जो डिस्टेंस है इसको ऐड करना पड़ेगा। कितनी है, देखो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी है 20, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी है 60, तो 60 प्लस 20 कितना हो गया 80। अब देखो कि मैंने यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस तो कितनी निकाल दी 80, और यहां तक की डिस्टेंस कहां से आ जाएगी, फॉर्मूले से। तो अब मेरे पास पूरी आ गई, नहीं पूरी आ गई, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस आ गई, तो इसलिए इसमें क्या ऐड करेंगे हम 80 ऐड करेंगे। तो 80 जब ऐड करेंगे तो प्लस 80, तो यहाँ से y1 कितना आ जाएगा 2 10 जा नहीं 20, 10 प्लस 80 कितना हो गया 90 mm। ये इसमें खेल था। अगर आप ये चीज समझ गए तो आई सेक्शन या कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए वो आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं है, और देखते हैं भी, देखो और करा रहा हूं अभी। तो अब आते हैं किसके लिए, फॉर रेक्टेंगल 2 के लिए, फॉर रेक्टेंगल 2 के लिए। तो रेक्टेंगल 2 कौन सा है ये, अब इस पर बात करेंगे। तो जब रेक्टेंगल 2 की बात करेंगे तो एरिया 2 निकालेंगे, क्या होता है लेंथ इनटू विड्थ। रेक्टेंगल 2 कौन सा है, देखो यहाँ पे समझ में नहीं आएगा तो मैं यहाँ बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए। यह है रेक्टेंगल 2 इस तरीके से जो बना हुआ है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है और कहाँ खत्म हुआ है यहाँ पर। ध्यान से देखो कि इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, ये है 60 mm, और चौड़ाई कितनी है, यहां से लेकर यहां तक की ये दी थी हमें 10 mm, तो चौड़ाई कितनी है इसकी 10 mm विड्थ। ये मिल गया रेक्टेंगल। तो फॉर्मूला लगाओ, एरिया 2 कितना आएगा, लेंथ कितनी है बच्चों, लेंथ क्या है, ये है, ध्यान रखना आपके पास लेंथ ये है, चौड़ाई ये है, तो लेंथ तो ये हो गई, तो 10 और चौड़ाई कितनी है 60, कितना आ गया 600 mm का स्क्वायर, एरिया 2 आ गया। अब हमें क्या निकालना है x2। x2 जब फॉर्मूला लगाएंगे तो x2 क्या होता है, x2 का फॉर्मूला होता है b/2। अब आप सोचोगे कि सर b ये लेना है क्या, नहीं, हमें जब हमने डायग्राम देखा तो ये x2 जो है ये क्या है, x2 का मतलब कौन सी है x एक्सिस,
तो ये बी क्या है, बी जो है ये लंबाई लेंथ है, हमेशा कैसी है, एक्स एक्सिस वाली डायमेंशन। यानी कहने का मतलब जब एक्स ले रहे हैं तो एक्स कौन सी डायरेक्शन में है, ऐसे डायरेक्शन में है, तो डायमेंशन कौन सी ली जाएगी, जो इस डायरेक्शन में ऐसे बनी हुई होंगी। और जब मैं वाई लूंगा तो वाई के साथ क्या है, डी, तो वाई में वाली में क्या करना है, कौन सी डायरेक्शन लेनी है, जो ऊपर की तरफ जा रही है। बात समझ में आ गई। तो इसमें अगर देखो तो जो लेंथ, लेंथ कितनी है, ये 10 mm है, तो इसलिए क्या कहलाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ गया, 5 mm। अब बात समझते हैं कि भाई क्या ये आंसर पूरा है, नहीं पूरा नहीं है। क्यों नहीं है, ध्यान से देखो बच्चों, हमारे पास जो डिस्टेंस आई है वो डिस्टेंस कौन सी आई है, वो आई है 10 mm। कहां से कहां तक की आई है, यहां से लेकर यहां तक की। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अगर आपको समझ में आ रहा है तो इतनी आई है। क्यों, क्योंकि हमने कौन सा रेक्टेंगल सोल्व किया है, सिर्फ इतना रेक्टेंगल, छोटा वाला रेक्टेंगल सोल्व किया है। तो जब छोटा वाला रेक्टेंगल हमने सोल्व किया है तो जो ये डिस्टेंस थी कितनी, 10 थी, तो 10 का आधा सीधी सी बात है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आई होगी, 5 ही आई होगी। अब हमें चाहिए कहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए पूरी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इतनी डिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, इसमें ऐड करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। कैसे जोड़ेंगे, कैसे देखेंगे, पूरी कितनी है 80, 80 में से अगर मैं ध्यान से देखूं तो इतना पार्ट निकाल दूं तो कितना निकल गया 10, तो 80 में से 10 चले गया, कितना बचा 70। अब 70 जो है वो दो पार्ट में डिवाइड है, इधर भी है और इधर भी है, तो इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, 35 m। तो इसलिए इसमें हम क्या ऐड करेंगे, 35 और ऐड करेंगे, तो x2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा। अब रखो b कितना है 10 और यहाँ कितना आ गया 35, तो 2 से 5 यानी कितना आ गया 40 mm, 40 m है ना। आगे देखते हैं थोड़ा सा और। अब हम क्या निकालेंगे, y2, y2 के लिए फॉर्मूला क्या है, d/2। अब वही वाली बात है कि y2 जो डिस्टेंस आएगी वो कहां से कहां तक की आएगी, यहां से लेकर कहां तक की, यहां तक की, इस सरफेस तक की, यहां तक की। और हमें चाहिए कहां से, एक्स एक्सिस से चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इतने और ऐड करेंगे, तो कितने ऐड करेंगे 20 इसमें और क्या कर दो, और ऐड कर दो। तो y2 d है कितना, डेप्थ कितनी है 60, तो 60 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 20 कितना आ गया, y2 इज इक्वल टू 2 3 जा 6, 30 प्लस 20 50 mm। दो रेक्टेंगल सोल्व हो गए। अब आते हैं तीसरे रेक्टेंगल पे, रेक्टेंगल थर्ड, रेक्टेंगल थर्ड। थर्ड रेक्टेंगल कौन सा है, ये मैं बना भी देता हूं ताकि दिक्कत ना आए, इस तरीके से। और इसी पे क्या हो रही है, एक्स एक्सिस पास हो रही है। तो ये यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी है 20, और यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस है हमारे पास 80। तो एरिया 1, एरिया 3 कितना आएगा, लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ कितनी है 80 और विड्थ कितनी है 20, तो एरिया 3 तो कितना आ गया, 8 2 जा 1600 mm स्क्वायर। अब आते हैं x3 निकालने के लिए। x3 का फॉर्मूला क्या है, b/2। देखो b कितना है, b कितना है 80, 80 डिवाइडेड बाय 2, यहां से x3 कितना आ गया 40 mm। अब आप सोचोगे सर इसमें ऐड क्यों नहीं करा, तो ऐड इसलिए नहीं करा क्योंकि मैंने दिखाया है कि x3 जो है वो कहां से है कहां तक है, यहां से लेकर यहां तक है। देखो ये रेक्टेंगल ऑलरेडी टच कर रहा है किसको, y एक्सिस को। इसका मतलब जो हम डिस्टेंस निकालेंगे वो कहां से टच होके आएगी, y एक्सिस से टच होके आनी ही आनी है। इसी तरीके से जो ये y3 है ये कहां से टच हो रही है, x से टच हो रही है, इसमें भी ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि कहां से शुरू हुआ है, x एक्सिस से शुरू है। तो यहां से y3 कितना आएगा d/2, d कितना है हमारे पास 20, तो 20/2 कितना आ गया 10। इसका मतलब y3 कितना आ गया 10 mm। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो बच्चों पहली बार क्वेश्चन कर रहे हो आप, पहला क्वेश्चन है ये, फर्स्ट क्वेश्चन है, तो अभी थोड़ा सा आपको अजीब सा लग रहा होगा, क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है, हो सकता है, चांसेस है, क्योंकि एक बार में चीज क्लियर नहीं हो पाती कभी कभी। तो ये क्वेश्चन आप जो मैं करा रहा हूँ इसको दोबारा करके देखना अपने आप से, मतलब एक बार वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देखना, वरना मैं इससे नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा से आई सेक्शन कराऊंगा कुछ अलग तरीके से, मतलब कि अलग तरीके की फिगर हम सोल्व करेंगे, टी सेक्शन सोल्व करेंगे, एल सेक्शन सोल्व करेंगे। तो जब इतने सारे क्वेश्चन करेंगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि भाई ये डिस्टेंस कैसे ली जा रही है, एक्स एक्सिस से क्यों ली जा रही है, वाई एक्सिस से क्यों ली जा रही है, कब ऐड करना है, कैसे ऐड करना है। हालांकि मैं एक एक पॉइंट समझा रहा हूँ, इसलिए थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा हो रही है क्योंकि मैं एक एक चीज लिख भी रहा हूँ। तो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन में लैंग्वेज कैसे कम करेंगे, कैलकुलेशन कैसे कम करेंगे, वो भी सीखेंगे। तो पहली वीडियो है तो इसे थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना, पॉइंट जरा समझने की कोशिश करो, पॉइंट समझ गए तो सब चीजें क्लियर हो जाएंगी।
ठीक है, हमारे पास सब चीजें आ गई हैं। अब मैं इस डायग्राम को साफ कर रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कैलकुलेशन की जरूरत है, तो इसको रफ नहीं कर सकता। अब हम कैलकुलेशन करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आने वाला है। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। अब हम निकालते हैं इसका आंसर क्या, कि सबसे पहले लिखेंगे सेंट्रोइड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी, क्योंकि बॉडी की बात चल रही है। अब कंप्लीट बॉडी के निकालेंगे, हम एक एक करके नहीं निकालेंगे, क्योंकि हम तीनों को निकाल चुके हैं, तीनों को अब ऐड करना है। तो सेंटर ऑफ बॉडी किसके अबाउट निकाल रहा हूं पहले, अबाउट एक्स एक्सिस। किसके अबाउट निकालते हैं, एक्स एक्सिस के अबाउट। तो जब एक्स एक्सिस के बाद चलती है तो क्या लेते हैं, वाई बार, हमेशा अपोजिट लेते हैं। तो वाई बार इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बनेगा, एरिया 1 y1 प्लस एरिया 2 y2 प्लस एरिया 3 y3 डिवाइडेड बाय एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस एरिया 3। 3 क्यों लिया, क्योंकि मेरे पास कितने बॉडी थी, कितने रेक्टेंगल थे, 3, तो 3 ही बॉडी थी, तो इसलिए 3 पर रुक जाएंगे। अगर 4 होती तो 4, जितनी होती उतनी ही आगे बढ़ जाती। वैल्यू पुट करो, वाई बार इज इक्वल टू, एरिया 1 कितना है 1600, y1 कितना है बच्चों 90, ठीक है, प्लस एरिया 2 कितना है 600 और y2 कितना है, y2 है 50 प्लस एरिया 3 कितना है, एरिया 3 है हमारे पास 1600 और y3 कितना है 10 डिवाइडेड बाय एरिया 1 है 1600, एरिया 2 है 600 और एरिया 3 है 1600। यहाँ से आपको वैल्यू पुट करनी है, तो या तो आप कैलकुलेटर का यूज कर लो या फिर आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेशन कर सकते हो। वो आप पे डिपेंड करती है कि आपकी कैलकुलेशन कितनी अच्छी है। फिलहाल मैं यहाँ पे अगर करके देखते हैं तो कितना आएगा, इसको जब आप सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 50 mm, कितना आ जाएगा 50 mm। आप कैलकुलेटर पे सोल्व कर सकते हो। फिलहाल मैं करके दिखा देता हूँ आपको रफली। यहाँ पे देखो क्या आएगा, 16 की जब 9 स्क्रीन से करेंगे तो कितना आएगा 144 और कितने जीरो हो जाएंगे 3 जीरो। ओके, फिर यहाँ पे जब 6 5 से कितने होते हैं 30, 6 5 जा 30 और कितने जीरो और आएंगे 3 जीरो। तो मैं यहाँ पे इसके नीचे लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो 30, ठीक है, 16 की जब 10 से करेंगे तो कितना आएगा 16,000, तो 16,000। यहाँ तक समझ में आ गया, 3 जीरो 16, ठीक है। अब इन सबको ऐड कर लो, तो 0 0 0 6 और 4 10, 4 और 4 8 और 1 9, ठीक है, और यहाँ आ गया ये। तो यानी इसको ऊपर सोल्व होकर कितना आया 190,123। उसके बाद नीचे नीचे कितना आएगा 16 और 16 होते हैं 32, 32 और 6 38, कितना आ गया 3800। एक जीरो से एक जीरो, 2 जीरो खत्म हो गए, कितना बचा 1900। अब आपको पता है ये कितने टाइम जाएगा, 19 से करता हूं तो 1900 जाएगा, 19 2 से कितने होते हैं 32 और 2 5 से कितने होते हैं 50। आ गया या नहीं आ गया 50 mm। तो कैलकुलेशन वो आपके वो हाथ में है कि बच्चों आप कैसे कैलकुलेशन को करते हो। तो फिलहाल अगर देखें तो वाई बार इज इक्वल टू, ऊपर कितना बना था 190 और 000, उसके बाद नीचे कितना बचाना बना है 3800, 2 जीरो से 0। तो इसका मतलब वाई बार इज इक्वल टू, अभी मैंने कट करके बताया आपको कितना आया है 50 mm। ये हमारा आंसर है। ओके, अब हम क्या निकाल लेंगे सेंट्रोइड, किसके अबाउट निकालेंगे, हमने अभी किसके अबाउट निकाला है एक्स एक्सिस, अब निकालेंगे वाई एक्सिस के अबाउट। तो वाई एक्सिस के अबाउट का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट लेते हैं। अगर वाई की बात चल रही है तो एक्स में लेंगे फॉर्मूला, क्या एरिया 1 x1, एरिया 2 x2, एरिया 3 x3 अपॉन एरिया 1 एरिया 2 एरिया 3। यहां से फॉर्मूला रखो, एरिया 1 कितना है 1600 और x1 कितना है 40, ठीक है, प्लस एरिया 2 कितना है 600 और x2 कितना है ये भी है 40, प्लस एरिया 3 कितना है 1600 और ये भी कितना है 40 और डिवाइडेड बाय कितना आएगा 1600 एरिया 1, 600 एरिया 2 और 1600 एरिया 3। जब यहां से बच्चों आप x बार सोल्व करोगे जैसे मैंने अभी ऊपर सोल्व किया है तो कितना आएगा 40 mm। 40 mm क्यों आया है, मैंने याद नहीं किया है, ऐसा नहीं है कि मैंने याद कर रखे इसलिए लिखा है, मुझे देख के पता चल गया क्योंकि यहाँ तीनों में 40 आया है तो इसका 100% आंसर 40 ही आएगा। तो आप भी समझ सकते हो कि अगर मान लो आपके x1 x2 x3 तीनों सेम हैं तो समझ लेना आंसर क्या आएगा, जो आपका x1 x2 x3 है वही आंसर आना है, x बार भी क्या आएगा वही आएगा। क्यों, सोचने वाली बात है, जब x1 x2 x3 x की सारी वैल्यू क्या है सेम है तो x की कोई सी भी वैल्यू ले लूं क्या आएंगी सेम ही आएंगी, तो इसलिए x बार भी क्या आता है सेम आता है। इसी तरीके से अगर y1 y2 y3 ये भी तीनों सेम होते तो y बार भी क्या आता वही आता जो यहाँ y1 y2 y3 होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन सोल्व होकर आ गया। इसका मतलब अब कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन क्या है, ये हमारा आंसर है।
तो इसको जरा सही से बड़े कर ब्रैकेट में करके आना और इस तरीके से डैश कर देना ताकि उसको एग्जामिनर को आंसर दूर से दिखाई दे। अब हमारा मतलब क्या है कि क्वेश्चन का क्या मतलब हुआ, क्या करा है हमने, तो हमने पूरी कंप्लीट बॉडी का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं था, तो इसलिए हमने बॉडी को क्या करा, ब्रेक करा, किसमें, उस फिगर्स में जिन फिगर का फॉर्मूला हमें पता है। तो उसमें रेक्टेंगल इजीली बन सकता था, मैंने रेक्टेंगल बनाए, 3 रेक्टेंगल क्रिएट करे, तीनों रेक्टेंगल का हमने एरिया और x1 और y1 वहां से निकाला। x1 का और y1 का फॉर्मूला हमें पता था, तो वहां वैल्यू पुट करी और आसानी से हमें वैल्यूज मिल गई। इसी तरीके से 1 2 3 तीनों हमने फिगर जो बनाई थी उनके एरियाज निकाले, x1 y1 और x1 और y1, x2 y2, x3 y3 वैल्यूज फाइंड आउट। अब हमें फॉर्मूला पता था कि अगर आपके पास सभी बॉडीज का क्या पता है, सेंट्रोइड्स पता है और एरिया पता है, तो आप इस फॉर्मूले की मदद से कंप्लीट बॉडी, उन सारी बॉडी को जोड़ने के बाद कंप्लीट बॉडी का सेंट्रोइड निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, उन सारी वैल्यूज को पुट करके मैंने कंप्लीट बॉडी का क्या निकाला है, सेंट्रोइड। इसका मतलब, इसको रफ कर रहा हूं 1 मिनट के लिए, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास आई सेक्शन इस तरीके से था, ये हमारे पास आई सेक्शन था। इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो ये कंप्लीट बॉडी है, सारे पार्ट्स को ऐड करने के बाद, जोड़ने के बाद क्या होगा कि जो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब क्या होगा, कैपिटल जी। अब कैपिटल जी ले सकता हूं ना, क्योंकि पूरी बॉडी जुड़ चुकी है, तो अब तो जी क्या है, वैल्यू बढ़ गई होगी, तो क्या किससे रिप्रेजेंट कर दिया, कैपिटल जी। यानी इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कहां पे लाई करेगी, ये मान लेते हैं वाई एक्सिस जा रही है और ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। तो इस कंप्लीट बॉडी का मतलब जब हमने पूरे पार्ट्स को जोड़ दिया सबको ऐसे, तो कंप्लीट बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर होगा, 50 mm। यानी इस वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है, 50 mm। और एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है, 40 mm। यानी एक्स एक्सिस से कितनी ऊपर है, 40 mm। ये हमने फाइंड आउट करके दिया कि भाई इस बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो वेट है, वो कहां पर लाई करेगा, वो जी पॉइंट पे लाई करेगा। और ये जो जी पॉइंट है ये वाई एक्सिस से 50 mm दूर है और एक्स एक्सिस से 40 mm ऊपर है। ये है हमारा कॉन्सेप्ट, ये हमने करके दिया है इस क्वेश्चन। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो बच्चों आज हमने सीखा है कि अगर हमारे पास कोई भी आई सेक्शन है तो आई सेक्शन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रोइड को कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज मैंने बहुत बेसिक तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। इसे नेक्स्ट वीडियो में अब हम करेंगे कि टी सेक्शन, एल सेक्शन और आई सेक्शन को भी मैं एक और कराऊंगा जो थोड़ा सा अलग तरीके से होता है। उसमें क्या होगा कि उसमें ये ऊपर वाला पार्ट थोड़ा छोटा और नीचे वाला पार्ट थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, उसको भी करके देखेंगे कैसे हो सकता है। ठीक है, तो अगर कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया है, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करना है ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो जल्द मिलेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स की नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।